बकरी के खूंटे से बंधे रहे पांचों दिन दर्शक। बतौर अभिनेता मैं इप्टा में थोड़ी पहचान हमारी बनने लगी, लेकिन बकरी से हर अखबार में ये खूब मेरी चर्चा शुरू हुई। मैं बेसिकली फुटबॉलर था, तो मैट्रिक तक मैं फुटबॉल खेलता रहा। तो टीके घोष अकेडमी में एनुअल फंक्शन होना था और उस वक्त के जो तत्कालिक जो राज्यपाल थे माननीय जगन्नाथ कौशल आने वाले थे मुख्य अतिथि बन के, और इस शर्त पे उन्होंने आना स्वीकार किया कि कोणार्क नाटक आप लोग, मेरा प्रिय नाटक है, इसका मंचन आप लोग करें। बहुत ही अच्छा उसका मंचन हुआ। के बाद आप कह सकते हैं कि मेरा फुटबॉल छूट गया और नाटक शुरू हो गया। मेरी माँ जुड़ी रही लोक संगीत से, बहुत अच्छा गाती थी माँ। पिताजी रियाज करते थे हारमोनियम पे, लेकिन वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे। माँ जो गाती थी उसको वो कुछ संगत करते थे और बिगाड़ते भी रहते थे। तो उन दोनों के बीच में बड़ा नोकझोंक, क्रिएटिव नोकझोंक जिसको कहते हैं, क्यों ऐसे रहे ऐसे बिगाड़ देनी दवा। तो क्या नाटक अब अनुदानों पर आश्रित हो चुका है? वो पैशन खत्म हो चुका है? नहीं, वो अब वो दौर नहीं वापस आ सकता है। उस वक्त इतनी संस्थाएं नहीं थी। एक कमिटमेंट, जुनून और एक पैशन था, और संस्था में सब लोग अपना पैसा लगाकर एक परिवार की तरह वो होता था थिएटर। खुशामदीद, वेलकम, सुस्वागतम। आज की बात शुरू करने के पहले मोमिन खां मोमिन का एक शेर याद आता है कि उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है, आवाज तो देखो। आवाज और अंदाज किसी एक शख्स में हो तो उस सितारे की तरह उभरता है और आसमान पर एक सुनहरी सी लकीर खींचता हुआ चला जाता है, जिसकी रोशनी से न केवल वो खुद, न केवल वो आसमान, बल्कि उसका पूरा समाज, उसकी पूरी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां भी रोशनी लेती रहती हैं। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। नाम सब जानते हैं, उन्हें सब पहचानते हैं, उनके कृत्यों की वजह से, उनके कृतित्व की वजह से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री संजय उपाध्याय जी का, जो हमारे बीच आज उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आप सब जानते हैं, किस वजह से जानते हैं, वो बातें धीरे धीरे परत दर परत खुलती चलेंगी। हम बातें करेंगे नाट्य कर्म से इनका जुड़ा होना, नाटक से जुड़ा होना, हमारे शहर से उठकर एनएसडी पहुंचना, उसके पहले साहित्य का विद्यार्थी रहना, कई ऐसी बातें निकल कर आएंगी। तो यहीं से शुरू करते हैं। यही जानना चाहूंगा, मुझे तो पता है, लेकिन जो हमारे दर्शक और श्रोता हैं वो ये जानना चाहेंगे और उनके दिलचस्पी होगी ये जानने में कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, पटना की तरफ आना कब से हुआ, या शुरू से ही पटना में थे, पढ़ाई कौन से विषय की आपने, और नाटकों की तरफ रुझान कैसे हुआ? एक साथ इतने सारे सवाल। शुक्रिया राजेंद्र जी। मैं मूलतः पटना में ही मेरी पैदाइश हुई जी। और पटना से हम लोग बड़े हुए, पटना में ही बड़े हुए, पले बढ़े, और यहीं से पहले तो शुरू शुरू में मैं पाटलिपुत्र से हमारी पढ़ाई हुई जी। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि 2-3 साल पढ़ाई किया मैंने वहाँ। फिर गांव जाना पड़ गया मुझे अचानक। अच्छा। तो 2-3 साल मैं गांव में रहा। गांव अरवल जिला में आजकल आता है, अच्छा। अय्यारा नाम है गांव का। तो 2-3 साल में गांव में रहना पड़ गया मुझे। तो जो भी कारण रहा हो, पारिवारिक कारण जो भी है, तो वहाँ पढ़ाई की मैंने। फिर गांव से फिर वापस पटना, अचानक 3 साल के बाद पटना आया। जी। तो मेरा एडमिशन फिर टीके घोष एकेडमी में हुआ। जी। तो टीके घोष एकेडमी से मैंने 7वीं क्लास से लेकर और मैट्रिक तक पूरा वहीं से मैट्रिकुलेशन हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद बीएन कॉलेज आया। बीएन कॉलेज के बाद फिर दरभंगा हाउस आए। वहाँ से दरभंगा हाउस से होते हुए फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तरफ जी। चला गया। अब कहेंगे कि नाटक कब से शुरू किया, कैसे नहीं, शुरू? उसके पहले ये जानना चाहूंगा कि दरभंगा उसमें पढ़ते समय आपके विषय क्या थे? मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी था। बस ये बहुत राहत की बात है मेरे लिए, मेरा भी वही विषय रहा। अच्छा। तो लेकिन मुझे लगता है कि जमाना हो गया जी। तो उस विषय को, लेकिन नाटक के ही विद्यार्थी एक तरह से कह सकते हैं। भी हम लोग तो रंगमंच के विद्यार्थी हैं मूल रूप से। आज भी मैं अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ, और ताउम्र रहना है विद्यार्थी, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरी जो शुरुआत है
टीके घोष एकेडमी से जब मैट्रिक में मैं चला गया था, जी। उसी वक्त स्कूल में एनुअल फंक्शन होना था। अच्छा। और एनुअल फंक्शन में एक नाटक तैयार होना था, कोणार्क नाटक की तैयारी चल रही थी। अच्छा। उसमें मुझे कहा गया कि अच्छा, मैं बताना भूल गया, मैं बेसिकली फुटबॉलर था, हाँ, मैं फुटबॉल खेलता था। क्या बात है। और मैट्रिक तक टीके घोष एकेडमी में जब गया तो मैट्रिक तक मैं फुटबॉल खेलता रहा। प्रोफेशनल फुटबॉल जो होती है, अरे वाह। इंटर स्कूल वगैरह में सब जो होता है कॉम्पिटिशन, तो लीग मैच वगैरह वो सब मैं पार्टिसिपेट करता था और गाना गाता था। लोक संगीत से जुड़ाव था, चूँकि लोक संगीत से जुड़ाव मेरी माँ जुड़ी रही लोक संगीत से। बहुत अच्छा गाती थी माँ, संस्कार गीत बहुत अच्छा गाती थी। मेरे पिताजी, जब मैंने होश संभाला तो मेरे घर में हारमोनियम अच्छा। पड़ा हुआ था। पिताजी रियाज़ करते थे हारमोनियम पे, लेकिन वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे। वैसे ही माँ जो गाती थी उसको वो ट्यूनिंग कर। हाँ, ट्यून कर कर के और कुछ संगत करते थे और बिगाड़ते भी रहते थे। तो स्थित और माँ पिताजी में नोक झोंक भी होता था। अच्छा, इसी बात को लेकर। हाँ, कि क्यों। ऐसे रहे, ऐसे हम तो ऐसे से बिगाड़ देनी रवा। हाँ। तो बोले कि ऐसे भी तो हो सकता है। तो उन दोनों के बीच में बड़ा नोक झोंक, क्रिएटिव नोक झोंक जिसको कहते, ये सब सुन सुन कर, देख देख कर मैं थोड़ा बड़ा हुआ और फुटबॉल खेलने लगा। और ये तो था ही। तो अचानक टीके घोष एकेडमी में एनुअल फंक्शन होना था और मुझे धनंजय नारायण सिन्हा जी वहाँ स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे। अच्छा। जो बाद में चलकर प्रथम गुरु हमारे वही हुए थिएटर के। तो उनका ही बैकग्राउंड था कि उनके पिताजी पारसी थिएटर से जुड़े थे एक ज़माने में। अरे वाह। तो वो सारा कुछ वहाँ से नारायण सिन्हा जी ने जी। उनसे अपने पिताजी से शिक्षा उनको मिली थी, दीक्षा। तो उनके निर्देशन में कोणार्क नाटक का ये होना था मंचन, और उसके उद्घाटन के लिए उस वक्त के जो तात्कालिक जो राज्यपाल थे माननीय जगन्नाथ कौशल जी, हाँ। तो वो आने वाले थे मुख्य अतिथि बन के। और इस शर्त पे उन्होंने आना स्वीकार किया कि कोणार्क नाटक आप लोग, मेरा प्रिय नाटक है, इसका मंचन आप लोग करें विद्यार्थियों के द्वारा। तो इसको उनका ये आग्रह कबूल किया गया और उसके बाद धनंजय नारायण सिन्हा जी को ये जिम्मेवारी मिली। तो मैं फुटबॉल के ही ग्राउंड में था। धनंजय सिन्हा जी स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे। अच्छा। तो ग्राउंड में ही मुझसे उन्होंने कहा कि नाटक करोगे। हाँ। तो हमने कहा कि नाटक ही क्या होता है। तो गाते थे। बोले कि अरे वही सिनेमा देखे हो ना, तो सिनेमा में जैसा होता है एक्टिंग वगैरह जो होता है। तो हम बोले कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि तो कल आ जाना, कल ऑडिशन है। अच्छा। तो कल मैं गया, देखा कि हॉल में खचाखच भरा हुआ है हॉल और सबको पढ़वाया जा रहा, रीडिंग हो रही है, सारे बच्चे रीडिंग कर रहे हैं। तो मुझे भी मेरी बारी आई। तो मैंने शुद्ध शुद्ध, स्पष्ट स्पष्ट उच्चारण से उसको मतलब पाठ कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं, बगैर किसी इमोशन, बगैर किसी संवेदना के वो मैंने शुद्ध शुद्ध उच्चारण किया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अब आप कहेंगे कि कहाँ आप लोकगीत गाते थे और शुद्ध शुद्ध कैसे उच्चारण करना सीख गए। हाँ। तो मेरे नाना जी जो है वो संस्कृत के बड़े ही प्रकांड विद्वान। हाँ। मेरी माँ ने मतलब वो विदुषी। तो रामायण महाभारत और ये सब सारा कुछ बचपन में माँ से सुनते सुनते सुनते, और नाना जी ने तमाचा मार मार के श्लोक याद करवाए क्या थे। बात है। तो उसकी वजह से स्पष्टता और जो कुछ भी एक मेरे अंदर आ गई थी। तो इसलिए तो मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने शुद्ध शुद्ध पढ़ा, सिलेक्शन हुआ। और मुझे मुख्य भूमिका जो विशु की थी वो मुझे, अच्छा। वो भूमिका मुझे मिल गई। क्या बात। और चला रिहर्सल, 1.5-2 महीना तक चला रिहर्सल। उसके बाद बहुत ही अच्छा उसका मंजर। मंचन हुआ, खूब धूमधाम से हुआ, राज्यपाल जी आए और मुझे स्पेशली गोल्ड मेडल मिला। क्या बात है। हाँ, और उसके बाद आप कह सकते हैं
कि मेरा फुटबॉल छूट गया और नाटक शुरू हो गया। और नाटक शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। वहीं से वो जो कीड़ा जो है काटना हाँ, नाटक का, जी। वो उसने काटा। और उसके बाद फर्स्ट डिवीजन पास किया मैंने मैट्रिक। घर में मार पड़ती थी कि तुम नाटक कहाँ से शुरू कर दिया, अभी तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होना है और अभी तुम ये नाटक नौटंकी शुरू कर दिया तुमने। खैर, तो फर्स्ट डिवीजन पास किया, पटना यूनिवर्सिटी BN कॉलेज में एडमिशन हुआ और वहाँ फिर नाट्य जो डिपार्टमेंट है वहां से भी जुड़ गया। हाँ, वहाँ से जुड़ गए। नरेंद्र पांडे जी उस वक्त हुआ करते थे, फिजिक्स वाले। फिजिक्स वाले नरेंद्र पांडे जी, उनके साथ में जुड़ गया। हाँ हाँ हाँ। और फिर उनके अंडर में नाटक की जो गतिविधि शुरू हुई, जी। इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, ये सब जो शुरू हो गया दौर, नाटकों को ले लेकर हम लोग जाया करते थे कहीं और खूब सारा प्राइज लेकर हाँ लेकर आया करते थे। तो ये इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी मैं ये काफी, देश के अलग अलग हिस्सों में भी आप। हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में। तो मुझे देश के अलग अलग हिस्सों, हाँ बिल्कुल, या रुड़की हुआ, कलकत्ता हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, इस तरह से अलग अलग। तो उसके बाद उसी के पैरेलल में जी। इप्टा हाँ। संस्था से मैं जुड़ गया, क्योंकि नुक्कड़ नाटक वगैरह मैंने देखा इप्टा का। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हो गई हमारी। उसके बाद धीरे 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 80 से लेके 84 का वो दौर था जी। जब मैं इप्टा से जुड़ा। अच्छा। और 78-79 का वो समय था जब मैंने कोणार्क नाटक से मेरी एंट्री हुई। अच्छा। और 80 से 84 का समय था जब वो ग्रेजुएशन का भी उस वक्त मेरा दौर चल रहा था। 85 में मैं फिर दरभंगा हाउस आया और 87 में मैं फिर NSD चला आया। और इप्टा 4 साल के दरमियान कुछ प्लेज भी मैंने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया था इप्टा में रहते हुए। अच्छा। वन एक प्लेज वगैरह ये सब शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वहाँ से मेरा मोहभंग हुआ और मैंने बाहर में निकल कर, एक विशाल नाट्य मंच हुआ करता था PMCH में। अच्छा। सहजानंद करके एक रंगकर्मी हुआ करते थे, जी। वो 4th ग्रेड एम्प्लॉइज वाले लोग थे, चतुर्स्वर्गीय कर्मचारी लोगों की वो संस्था थी, विशाल नाट्य मंच। अच्छा। तो जैसे ही इप्टा मैंने छोड़ा तो उन लोगों ने मुझे प्ले करने के लिए ऑफर किया, प्ले डायरेक्ट कर दीजिए। तो मैंने बकरी नाटक उस विशाल नाटक से करना शुरू किया। और 85 में मैंने बकरी किया पहली बार, 85। और बकरी 3 महीने तक उसका रिहर्सल चला। और उसका सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि 4th ग्रेड एम्प्लॉइज के जितने भी बच्चे थे जी। PMCH, वो सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे। ज़्यादातर 70-75 लड़के थे उसमें, और उसमें कुछ महिलाएं भी थीं, वही 4th ग्रेड एम्प्लॉइज महिलाएं, कुछ छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे, हर वर्ग के लोग, आयु वर्ग के लोग उसमें थे। तो एक बार जब पर्दा खुला कालिदास रंगालय का, तो 75 लोग एक साथ मंच पर, ये भव्य दृश्य। भव्य नाटक हुआ था। और लगातार वो हाउसफुल रहा, मतलब टिकटेड शो हुआ। हाँ। और सब, तो आप कहेंगे कि कहाँ से लोग आए, हाँ। तो पूरा PMCH उठकर चला आया देखने। हाँ। उसके जितने भी कर्मचारी और ये वो, तो 5 दिन तक तो वही लोग देखते रहे। उसके बाद फिर उसका डिमांड बढ़ा, जी। तो फिर 3 दिन और बढ़ाया गया, तो 8 शोज हुए लगातार, टिकटेड शोज। ये 85 की बात है। ये 85 की बात है। और 85 के बाद हर अखबार में ये खूब मेरी चर्चा शुरू हो गई जी। कि बतौर अभिनेता मैं इप्टा में थोड़ी पहचान हमारी बनने लगी थी। लेकिन बकरी से मतलब अखबारों ने जिस तरह से, मीडिया ने जिस तरह से मुझे, जी। प्रिंट मीडिया ने जिस तरह से उसको ये हाथों हाथ लिया, उस बकरी के खूंटे से बंधे रहे 5 दिन दर्शक, क्या ऐसा ये ये कितना बढ़िया शीर्षक। और उस दौर में अखबारों में छपना मतलब आज की तरह नहीं था, नहीं फिर कोई भी छप रहा है, उस समय अखबारों में फीचर होना बहुत बड़ी। अच्छे लोग उस वक्त, सलील सुधाकर, जी जी जी। कुमार दिनेश से लेकर, और बड़े बड़े वो सब अच्छे लोग थे। अब तो बहरहाल
फिर उसके कुछ 1 डेढ़ 2 महीने के बाद फिर उसका रिपीट शो किया गया, उसका डिमांड आया, फिर लोगों ने नहीं देखा था, तो फिर उसका हम लोगों ने क्या मतलब कहने का था, पूरा जो 1985 था जी वो बकरी के नाम पे रहा, और हम लोगों ने 10-15 शोज कर डाले, और 86 में हमने विदेशिया नाटक किया। 86 में जब उस चूंकि बकरी की सफलता से बहुत उत्साहित थे। उत्साहित और प्रोत्साहित होकर हम लोगों ने उसी विशाल नाट्य मंच से विदेशिया नाटक, 86 की बात है, और वो ज़्यादा 3 घंटे का उस समय विदेशिया होता था, एक इंटरवल होता था 1.5 घंटे के बाद। तो वो मतलब वह भी आप समझ सकते हैं कि विदेशिया, बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम था कि विदेशिया एक ऐसा सिग्नेचर वर्क होने जा रहा है, आने वाले दिनों में होगा। उस वक्त तो मैंने उत्साह में आके कर दिया, और उस 87 में फिर एनएसडी चला आया। तो एनएसडी जाने के पहले मैंने बकरी विदेशिया 2 नाटक में करके, और थोड़ा बहुत लोकप्रिय हो गया था पटना में, तो उसके बाद फिर 87 में उधर चला गया। ये पूरा पूरा सफरनामा ही है कि 1985 का वर्ष बकरी को समर्पित करके, और उसके बाद विदेशिया करके, और इतनी ख्याति अर्जित करके अपने शहर में। और जहाँ तक मुझे पुराने आर्टिकल्स में दिखाई देता है कि पटना कल्चरल कैपिटल जैसा हुआ करता था उस दौर में, और उस समय नए तरीके से आपने शुरू किया, और विशाल नाट्य मंच से जुड़ के आपने जो 2 प्रस्तुतियाँ की, और कहीं न कहीं मन में तो उस समय तक ये निर्धारित हो ही चुका होगा कि अब मुझे इसी दिशा में काम करना है और यही करना है, और शायद इसीलिए आप एनएसडी पहुँचे भी। 1987 में आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी दिल्ली में थे। तो ये तो बड़ा सुनहरा दौर उस एनएसडी का भी रहा है, जब मैं जो पढ़ता हूँ और देखता हूँ, या कभी जाना होता है तो पता चलता है। आपके साथ कौन-कौन से लोग थे? पहले ये थोड़ा-सा जानते हैं, फिर मैं और बातें करूँगा। जो आपने पिछली बातें की हैं उसमें से 1-2 चीज़ें जो अभी मेरे ज़हन पे चस्पा हो गई हैं, उस पर मैं बात करूँगा। जरूर। जी। एनएसडी में उस वक्त मेरे बैच में कौन लोग आपके थे? बैच में बिहार से और भी लोग थे? बिहार से मेरे बैच में हरि उपल की बेटी, हरि उपल जी जो जी। तो नृत्य गुरु जो थे, उनकी बेटी वालसा उपल थी। अच्छा। तो वो भरतनाट्यम की बहुत अच्छी डांसर थी। उसका हुआ था मेरे बैच में बिहार से। हालांकि उसने फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया एनएसडी। अच्छा। हाँ, वो उसका जो कोई फ्रेंड था, दोस्त, जो यूपीएससी टॉप किया था, फिर उससे शादी उदी हो गई, और हाँ। उसको मजबूरी में छोड़ना पड़ा, जो भी कर रहा हो। तो अ, मेरे बैच में आशीष विद्यार्थी जो सबसे पॉपुलर उस बैच का जो भी रहा है, और थिएटर करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बैच के लोग थे, लेकिन ज़्यादा बहरुल इस्लाम, हाँ। भागीरथी बाई, ये सब लोग पॉपुलर नाम रंगमंच के हुए। मुकुल नाग था जो साईं बाबा के रूप में चर्चित हुआ। जी। साईं बाबा बनता था हाँ। मुकुल नाग। वो एक संजय स्वराज करके एक लड़का वो था। एक पद्मश्री हुआ हमारे बैच का, अंडमान निकोबार का था, अच्छा। नरेश चंद्र लाल। वो पद्मश्री लिखता है, अभी भी टांगता भी रहता है पद्मश्री नरेश चंद्र लाल फोटो में। जी, जी। तो अभिराम भड़कमकर, जिसको प्लेराइट प्लेराइट के रूप में, हाँ, वो भड़कमकर आपकी वजह से उनका पटना आना भी 2-4 आना हुआ, और उसको भी संगीत नाट्य अकेडमी जी, जी। पुरस्कार मिला, प्लेराइट। हमसे तो मुलाकात भी है। जी। तो तो ये जो लोग थे हमारे बैच वाले, हमसे 1 साल सीनियर थे विनीत, पटना वाले राइट। हाँ, विनीत भाई हैं, वो हमसे 1 साल सीनियर थे। और विनीत के ही बैच में एक थी वाणी। अच्छा। वाणी बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, अच्छा। पटना की ही थी, बहुत ही सक्रिय अभिनेत्रियों में से थी। बाद में उसकी तो बॉम्बे चली गई उसका, और उसके बाद अब तो हाउसवाइफ हो गई, अलग बात है, लेकिन उसका हस्बैंड फिल्मों में काफ़ी काम करता है, रहता है। तो हमसे 1 साल सीनियर विनीत थे। और भी उस वक्त हमारे जूनियर तो ढेर सब, मैंने तो अब ढेर सारे ऐसे लोग निकले एनएसडी से जिनको मैंने पढ़ाया, बिल्कुल। और जो बहुत सारे पॉपुलर हो गए। अब जैसे आप ये राजपाल यादव, जी, जी। वो
तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया एनएसडी में। हाँ तो जब 90 से निकला मैं, जी जी 90 निकल कर और उसके बाद 94 में फिर मैं श्रीराम सेंटर का डायरेक्टर बना। जी 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 तो ये मैं जंप कर रहा हूँ थोड़ा, नहीं नहीं आप लेकिन 90 हम लौटेंगे 90 से लेकर और ये 87 से लेकर 90 के बीच में जी छुट्टियों में मैं पटना आया करता था, अच्छा आ जाया करता था। और चूंकि विशाल नाट्य मंच था ही जी जी हमारे साथ, तो फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो चश्मा ओढ़न नाटक किया मैंने, अच्छा ये भवई शैली में। हाँ हाँ उसको चूंकि फर्स्ट ईयर में हमको सिखाया गया था अच्छा भवई शैली, जी जी तो क्या होता है, तो उसको हमने सोचा कि क्यों नहीं इस फॉर्म को इधर अपने यहाँ नाटक के माध्यम से शुरू किया जाए। तब तक मैं विशाल में ही था। हाँ तो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया और उस वर्कशॉप के तहत ही उसको हमने किया, म्यूजिकल भवई शैली। अच्छा बकरी नौटंकी शैली में था, विदेशिया तो विदेशिया अपना जो है ही, और भवई जो है शैली, हाँ वो म्यूजिकल पूरा फॉर्म जसमा ओडन को जी जी मैंने किया। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर में जब मैं था तो नल दमयंती किया क्या बात है। क्लासिकल। और जब फाइनल तीसरे साल मतलब आखिरी वर्ष में खड़िया का गहरा कॉकेशियन शार्क सर्कल जो है जी जी वो किया 90 में। तो छुट्टियों में भी मैं अपना करता रहता था। तो विशाल नाट्य मंच से मेरा वास्ता टूटा कैसे कि 3 नाटक हमने कर लिए। तो जसमा ओडन नाटक जो है थोड़ा भाग्यवादी किस्म का नाटक है, अच्छा लेकिन वो फॉर्म इंटरेस्टिंग है। हाँ तो मैं फॉर्म को चूंकि मेरे लिए वो था इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने सोचा कि उसको करें। लेकिन ये लोग जो थे विशाल नाट्य मंच वाले, जी ये सब भगत सिंह के, अच्छा हाँ हाँ भगत सिंह वाले लोग थे। तो मीटिंग बैठ गई कि साथी विदेशिया तो ठीक है, बकरी तो ठीक है ही, लेकिन ये जो भाग्यवादी नाटक आप कैसे कर रहे हैं बगैर सो ये हम लोगों के उसूल के खिलाफ है, विचारधारा के खिलाफ है। अच्छा तो हम विचारधारा हाँ तो हमने कहा कि साथी ऐसा है हाँ कि ये एक फॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म है, बिल्कुल उस फॉर्म को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ के लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि भविष्य शैली क्या है, बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ देखना। और कंटेंट की जहाँ तक बात है तो उस कंटेंट पे मैंने उतना ध्यान दिया नहीं। और इप्टा भी मैंने छोड़ा था इस ऐसे ही विचार, हाँ कट्टरता जो है ना, सही वैचारिक कट्टरता। एक जगह बंद के रह जा हाँ तो उसके बाद में दूसरी जगह विशाल भी वैसे ही लोग थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं चला जी अपनी संस्था बनाऊंगा। निर्माण कला मंच बनाया मैंने 88 में। और तब से लेकर वो तीनों नाटक को मैं अपने ग्रुप में ले आया। जैसे ही निर्माण में हाँ निर्माण में विदेशिया, बकरी, अब जसमा ओड़न, सबको तीनों नाटक का ये करके, और उसके बाद एनएसडी से निकलने के बाद की बात बता रहा हूँ। जी जी वो सब सारे नाटकों को मैंने फेस्टिवल करके और सब सारे नाटक को निर्माण कला मंच के हाँ बैनर पे ले आया। बहुत बढ़िया तो ये सब चल रहा था, मतलब एनएसडी में रहने के दरमियान ये सारी घटनाएं, संस्था का बनना, विशाल से हटना, जी और ये सब चल रहा था। उसके बाद मैं वापस फिर, पूरा बैच मेरा मुंबई जा रहा था, कुछ लोग अपने गांव में लौट रहे थे वापस, मैं सिर्फ ट्रेन में बैठ के पटना आ रहा था कि थिएटर करना है। क्या क्योंकि ग्रुप बन गया था हाँ हाँ और 3 नाटकों से लोकप्रियता तो वही मिल ही गई थी। बिल्कुल और ग्रुप को और मजबूत करना है और थिएटर करना है, थिएटर, ये पैशन, जुनून, ये सब था दिमाग में। और लौट कर लोगों ने मुझे कहा भी कि अरे संजय चलो, तुम अच्छा एक्टर भी हो, हाँ मुंबई चलो और चलो एक्टिंग किया जाए, वहीं पे सिनेमा किया जाए। मैंने पता नहीं क्यों नहीं, मैं था रोमांटिसिज्म थिएटर को लेकर एक खास तरह का। तो आया लौट के, और लगातार 4 साल में पटना में कंसंट्रेट किया। अच्छा इसी बीच एक मैं सफरमैना एक दौर है मेरा, समझा 90 का ही दौर है, जब मैं ये लौट के आ रहा था कि मैं किस तरह का थिएटर करूंगा। हाँ अब तो मैं एनएसडीएन हो गया, हाँ विदेशिया कर लिया, बकरी कर लिया, जसमा ओड़न कर लिया, नल दमयंती कर लिया, अब मैं अब किस तरह का थिएटर मैं करूंगा। हाँ तो
उसी समय जब पटना आया तो नंद नगर कॉलोनी, जो प्रेमचंद रंगशाला के पीछे जो है पूरा कॉलोनी, उस कॉलोनी में मैं एंटर कर गया अपने निर्माण के साथियों के साथ। ऐसा पूरे उस समय तो बहुत ही, अब तो बहुत डेवलप हो गया है। उस समय तो झोपड़ी पट्टी थी, अब पूरा स्लम था, और सारे जराइम पेशा वाले लोग ही रहते थे उधर। आप शाम को 7 बजे से गुजर नहीं सकते थे। बिल्कुल आपकी घड़ी छीन ली जाएगी, आपका चेन छीन लिया जाए, कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। मैं उस इलाके में एंटर किया और 2-3 महीने तक रेकी किया मैंने। अच्छा और वहाँ के बिगड़ैल बिगड़ैल जितने भी बच्चे थे, और जो टैलेंटेड बच्चे थे, कोई डांस करता था, कोई नाचता था, कोई जिम्नास्टिक करता था, कोई फिल्मी डायलॉग बोलता था, कोई तरह तरह का करतब करने वाला। तो हर तरह के लड़के जो है ना, हमने छांट छांट के हमने, अलग किया उन्होंने। हाँ, 30 बच्चों को हमने अलग किया। अच्छा और उसके घर से परमिशन लिया, हाँ वो कि, और 1 महीने का वर्कशॉप किया हाँ उनको लेकर। हाँ संगीत नाटक एकेडमी के उस वक्त चेयरमैन थे डॉक्टर शिवनारायण सिंह। हाँ तो वो, उनको बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया। मैंने जब ये प्रपोजल उनको रखा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करिए। और उस समय ज़माने में मुझे 90 में 25,000 रुपया मिला था। क्या तो 25,000 रुपया 90 में मायने बहुत रखता था। बहुत हाँ, तो हमने रेसिडेंशियल वर्कशॉप किया। और 1 महीने में ये सारे जो बच्चे बिगड़ैल थे ना, बाल सबका कटवाना, स्नान करवाना, सुबह से लेकर और शाम तक उनका शेड्यूल लगाया। प्रेमचंद रंगशाला में ही उनका बेड लगता था। अच्छा और वो रेनोवेटेड नहीं हुआ था हाँ उस समय तक तो खंडहर में ही था। तो वहीं संगीत नाटक एकेडमी की ऑफिस भी तब भी था, आज भी है। तो उसी में सारे 25 विद्यार्थी रात में रुकते थे, दिन भर रुकते थे, वहीं खाना, वहीं रहिए। स्नान करने से लेकर उनका सुबह से लेकर शेड्यूल पूरा, नाखून काटने से लेकर। सब और कुछ हमारे जितने भी निर्माण के हमारे जो बच्चे थे, जी उन सबों की ड्यूटी लग गई थी अच्छा कि आप ये पढ़ाना, आप ये पढ़ाओ, आप ये बताओ। प्रॉपर ग्रूमिंग पूरा ग्रूमिंग हो रहा था। वो हमारे ग्रुप के लड़कों का भी एक तरह से, बिल्कुल उनको वो भी ही एक तरह से नया एक्सपोजर उनको ही मिल रहा था बच्चों के साथ काम करने का। और उनके साथ अंधेर लहरी चौपट राजा मैंने तैयार किया। और वो नाटक पूरे देश में उसका, उन बच्चों की चर्चा हुई। सफरमैना नाम पड़ा। उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव भी थे। तो लालू जी ने बच्चों को बहुत ये किया, सम्मानित तो भी किया, अपने घर पे भी बुलाया। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। कारंत जी ने देखा, और कारंत जी ने कहा कि अगर भारतेंदु जिंदा होते तो कुछ ऐसा ही सोचते, ऐसा ही लिखते। क्या बात है हाँ। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब पूरे बच्चों को लेकर मैं गया, और वहाँ के जब ग्राउंड में जब उसका खचाखच हजारों लोग इन बच्चों को देख रहे थे, क्या बात तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो सारे बच्चे 10 उनके साथ लगातार 4 साल मैंने लगातार 90 से लेकर 94 तक जी मैंने खूब काम किया। बड़ों के साथ तो काम चल ही रहा चल ही था, रहा था और साथ साथ इनके साथ भी एक्टिविटी चल रही थी। और स्थिति ये हो गई कि मैंने अपने जीवन में, मैं फक्र से अभी भी कहता हूँ कि हमने 30 क्या सैकड़ों बच्चों को क्रिमिनल बनने से बचाया। ये वाकई बहुत उपलब्धि की बात हाँ, है। और ये- मुझे नहीं लगता कि कला का इससे बेहतर कोई उद्देश्य हो सकता है, या किसी मेरे जानकारी में आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता जिसने कि ऐसे मोड़ दिया हो जीवन, और इतने लोगों का जीवन। एक जीवन भी अगर आप अपने पूरी जिंदगी में मोड़ पाते हैं तो आप बहुत बड़ा और कृतित्व। चूंकि अच्छा, उसी से निकला हुआ विजेंद्र टाक, बिल्कुल उसी 90 सफर मेहनत का प्रोडक्ट है वो। हम सब तो ये यही है इनका। ये इंद्रदीप इंद्रजीत चंद्र जो आज पार्षद है, उसका भाई जिसकी हत्या कल हुई, प्रवीण प्रवीण की हत्या हुई, ये सब वही सब दौर था। तो वो एक, फिर 94 में मैं श्री राम सेंटर में बतौर डायरेक्टर, मुझे वहाँ से एक आया हाँ कि आप क्या बतौर निर्देशक आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है कि इतने सारे लोगों का जीवन एक दिशा में मोड़ देना, उनको सपने देखने सिखाना, एक बड़ा फलक दिखाना, ये वाकई बेहतरीन काम है। अभी तक का जो सफरनामा हमने सुना वो किसी रोमानी कहानी के किसी नायक जैसी लगती है। और ये बात तो जाहिर सी है कि
रोमानियत महसूस होती है देखने वाले को और सुनने वाले को, लेकिन जो नायक जिसे आप मान रहे हैं उसने जो झेला होता है आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, ये उसकी अपनी कहानी होती है, ये वो बहुत जाहिर भी नहीं करता। तो एक नायक जिसमें की सारी क्षमता है वो एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंचता है, वहां से सारी दक्षताएं उनको और बढ़ाता है, वापस अपने शहर लौट कर आता है और एक नहीं, दो नहीं, 100 जिंदगियों को एक दिशा देता है, उनको सपने देखना सिखाता है, और फिर वापस महानगर से बुलावा आता है और वहाँ की एक बड़ी संस्था से बुलावा आता है कि आप आएँ और यहाँ निदेशक बने। श्री राम सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ अचानक जाना, जाकर फिर से उस माहौल को सँभालना, या वहाँ की कुछ ऐसी स्मृतियाँ जो हम सब जान सकें? जी, उसकी भी बड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी है, श्री राम सेंटर कैसे गया मैं। फोर्ड फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, श्री राम सेंटर प्लेराइट वर्कशॉप, अच्छा। प्ले राइटिंग का जी। था। फोर्ड फाउंडेशन ने उसको जी। हर साल 2 नाटक लिखवाती थी, अच्छा। और उसमें से मतलब 2 नाटक, ऐसे तो ढेर सारे नाटक पूरे देश से बिल्कुल। आमंत्रित होते थे कि नए जो नाटककार हैं वो नाटक लिखें। उसमें से 2 नाटक चयन किए जाते थे, अच्छा। और उन दोनों नाटकों को किसी डायरेक्टर को बुलाकर, देश के किसी भी कोने जी। का 2 डायरेक्टर आकर उसको डायरेक्ट करेगा, और श्री राम सेंटर के रेपर्टरी के कलाकारों के साथ ही उसको श्री राम सेंटर में ही उसका मंचन किया जाएगा। तो अचानक मेरे पास एक लेटर आया कि अविनाश चंद्र मिश्र जो बिहार के जो प्लेराइट हैं जी। उनका एक फोर्ड फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट के तहत ही बड़ा नाटकिया कौन नाटक सेलेक्ट हुआ। अच्छा। तो उस नाटक को डायरेक्ट करने के लिए मुझे आमंत्रण मिला, अच्छा। निमंत्रण मिला मुझे कि आप आकर कर सकते हैं। और दूसरा नाटक सेलेक्ट हुआ था, त्रिपुरारी शर्मा जी का नाटक था बरगद। हाँ। तो वो बंसी कौल जी को वो डायरेक्ट करना था उस प्ले को, और मुझे बड़ा नाटकिया कौन करना था। तो हम गए, उसको प्ले तैयार हुआ, और श्याम सेंटर के रेपर्टरी के कलाकारों को लेकर किया गया, जिसमें वाणी भी थी जो हमारी सीनियर जो जिनका जिक्र किया था। हाँ, वाणी ने भी उसमें अभिनय किया था, बहुत ही कमाल का अभिनय किया था। और उसमें एक श्रीवास्तव जो आजकल वो जासूसी सीरियल में लंबा उसका चल रहा है, पता नहीं कितने साल से कर रहा है, आदित्य श्रीवास्तव। हाँ, आदित्य इलाहाबाद के हैं। हाँ, तो वो था उसमें मेन रोल में, वो भी था। तो वो इतना नाटक मेरा ये हुआ, चल निकला कि मुझे याद है कि श्री राम सेंटर में हबीब तनवीर जी से लेकर राम गोपाल बजाज साहब से लेकर निमिचंद जैन जी, राजेंद्र गुप्ता, कीर्ति जैन, मतलब जितने भी मेन मेन स्ट्रीम के, भानु भारती, जी। जी। और प्रसन्ना, ये वो जितने भी नाम बड़े बड़े बिग नेम सब थे, जी। वो सब लाइन लगाकर वो मेरा नाटक देखने क्या बात है। के लिए मुझे उस समय लगा कि मतलब मेरा नाटक इतने बड़े बड़े लोग देखने आए हैं। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं जब चला आया वापस पटना जी। करके प्ले करके आ गया, फिर एक लेटर आया कि श्री राम सेंटर में आप डायरेक्टर के रूप में अपना योगदान देना चाहेंगे। क्या बात है। वाह, इससे बढ़िया अच्छा, अच्छी बात थी, बहुत खुशी की बात थी। लेकिन उसी के पैरेलल में क्या हुआ कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, और वो सरकारी जॉब में थे, तो प्री मैच्योर एज में ही गुजर गए। तो उनकी जगह पे अनुकंपा पे मुझे नौकरी लगने वाली थी। तो वो नौकरी करूं या मैं श्री राम सेंटर जाऊं, ये दो मेरे पास ये था कॉन्फ्लिक्ट। तो मैंने अचानक तय किया कि तुम संजय उपाध्याय, एनएसडी करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद तुमको एक मौका मिल रहा है बाहर निकलने का, बिल्कुल। और तुम कहाँ वो क्लर्की करोगे यहाँ पे बैठकर, हाँ। क्या नाम है, डीएम ऑफिस में। अच्छा। तो, तो वो मैंने नहीं किया, मेरी फाइल चल चुकी थी। हाँ। लेकिन मैंने फाइल को लौटवाया। मैंने अपनी छोटी सिस्टर, हाँ। जो अभी भी सर्विस कर रही है, अपनी छोटी सिस्टर को वो दिया नौकरी, और मैं निकल लिया श्री राम सेंटर की तरफ। तो आज भी वो जॉब कर रही है, क्वार्टर है उसको अच्छा खासा मिला हुआ है। जी। जी। तो डॉक्टर शैलेंद्र उसी के हस्बैंड हैं। हाँ। तो आप जानते होंगे डॉक्टर शैलेंद्र को।
तो श्री राम सेंटर में गया और उसके 2 साल में रहा वहाँ। अच्छा। 2 साल के बाद फिर मैंने वहाँ से 2 साल के दरमियान एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि बायोपिक थिएटर क्या होता है हाँ। ये मैंने शुरू किया। मतलब म्यूजिकल थिएटर तो करता ही था, जी, लेकिन जी। ऐसे लोगों का के ऊपर नाटक करना हाँ। जो लोग जैसे निराला, जी। तो निराला जी के लाइफ एंड वर्क तो हमने पहली बार नीलकंठ निराला नाटक नीलकंठ वहां से श्री राम सेंटर से शुरू किया। उसके बाद ठुमरी नाम से एक नाटक किया मैंने फणीश्वरनाथ रेणु के लाइफ एंड वर्क के ऊपर। अच्छा, वो ठुमरी नाम से। ये कनेक्शन क्या था रेणु जी और ठुमरी? रेणु जी की कहानियां ठुमरी धर्मा होती हैं। अच्छा। रेणु जी को जब आप पढ़ेंगे जी। तो वो अपनी हर कहानी को ठुमरी, जैसे गायन की शैली है ना ठुमरी, समझ गए, आप तो समझ अपने कहानी को वो ठुमरी धर्मा कहते थे। गए। वाह, तो उसी ठुमरी नाम से मैंने पूरा प्रोडक्शन किया, क्या बात। उनके लाइफ एंड वर्क पूरा लेकर। वाह। वो बेस्ट ऑफ द ईयर था वो दिल्ली के इसमें। फिर मैंने राहुल सांकृत्यायन के ऊपर मैंने वहाँ राहुल नाम से प्रोडक्शन किया। वाह। और कंपनी उस्ताद नाटक चूंकि महेंद्र मिसिर के ऊपर था जो पटना में किया था मैंने, जी। उसको फिर मैंने वहाँ श्री राम सेंटर से किया और रेपर्टरी के आर्टिस्टों के साथ। तो इस तरह के नाटकों का मतलब ये मैंने काम करना, बायोपिक थिएटर जिसको मैं बोलता हूँ, जी। वो मैंने एक तरफ से काम किया। तो एक तरफ तो एक म्यूजिकल और विदेशिया नौटंकी और ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ से सफरमैना चल रहा था। बीच बीच में सफरमैना भी तब तक मेरा चल रहा है। जी। सफरमैना खत्म बीच में छुट्टियों में जब आता था, जब भी कभी आता था तो वो चल रहा था। तो और तीसरी तरफ बायोपिक थिएटर पे मेरा काम चल रहा था। चौथी तरफ एज म्यूजिक डायरेक्टर जी। मैं नाटकों में जितने भी देश के बड़े बड़े डायरेक्टर हैं हिंदी के, उन सबों के निर्देशन में उनके मतलब सबके जैसे भानु भारती, प्रसन्ना, राम गोपाल बजाज जी हों, रॉबिन दास हों, त्रिपुरारी शर्मा जी हों, से लेकर देवेंद्र राज अंकुर हों, जी। ये सारे लोग जितने बड़े लोग हैं इन सबों के नाटकों में मैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर भी काम करता रहा। तो वहाँ उससे फ़ायदा ये मुझे मिला कि इतने सारे डायरेक्टर्स के अंडर में उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो समझ में आया। वो समझ में आया, जानने को मौका मिला, सीखने को मौका मिला इतने लोगों को अलग अलग। तो ये सब दिल्ली में रहकर मेरा फ्रीलांसिंग चलता रहता था। और श्री राम सेंटर में 2 साल रहा। 84 ये था 94 टू 96। अच्छा। ये श्री राम सेंटर का की। ये रहा। और उसके बाद उसी के पैरेलल में मेरा ये भी चल रहा था, फ्रीलांसिंग भी जो चल रहा था। दो बातें जो मैंने आपसे नहीं पूछी उसका उत्तर मुझे अभी मिल गए हैं। पहला तो ये कि भी पिछले ही साल दिसंबर में मैं भी श्री राम सेंटर में एक नाटक कर रहा था, रश्मि रथी, और यहाँ पर जैसा भी किया था वहाँ मुझे बहुत प्रशंसा मिली अपने बोलने की शैली की वजह से। वहाँ मुझे नाटक करने क्यों मिला वो अब पता चल रहा है कि मैं चूँकि मैं थिएटर से कहीं एसोसिएटेड नहीं था, मैच्योरिश किया था। एक तो ये चीज़ पता चली और दूसरी चीज़ ये पता चली कि संगीत जितने सारे लोगों के साथ और जितने भी नाम आपने लिए और वो निश्चित तौर पर हमारे देश के सभी जाने-माने नाम हैं। उतने लोगों की शैली, उतनी सारी चीज़ें आपने कैसे ग्रास्प की, कैसे सीखी, तो एक कलाकार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है ये, हम सबके लिए संदेश है कि आप चाहे कहीं भी पहुँचे हों, आप चाहे कुछ भी बने हों, सीखने की ललक बनी रहनी चाहिए। श्री राम सेंटर में निदेशक के तौर पर काम करते हुए आपने कई दिग्गजों का नाम लिया जिनके साथ आपने म्यूज़िक किया, उनके प्लेस में उनके काम करने का तरीका सीखा, ऑब्ज़र्व किया, ग्रैस्प किया और सबसे बड़ी और अहम बात ये कि वहाँ रहते हुए कई ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही थीं, आप सीख रहे थे और सिखा भी रहे थे, कई लोगों को पढ़ा भी रहे थे और लोगों को मौका मिल रहा था। अपने भी कई नाटकों को आपने वहाँ पे शरीक किया, वहाँ प्रोड्यूस किया और वापस आप फिर पटना का रुख करके इधर ही आ गए। लेकिन मेरी जानकारी और मेरे अध्ययन के हिसाब से मुझे आपकी यात्रा का जब अध्ययन करता हूँ तो एक दिशा भोपाल की तरफ निकलती हुई दिखाई देती है। वो क्या सबब था और वो क्या यात्रा थी? बिल्कुल सही। ये 94 से 96 श्री राम सेंटर रहा जी। और 96 से लेकर और 2000 तक
मैं फ्रीलांसिंग करता रहा जी। दिल्ली में ही रहकर। अच्छा। और दिल्ली से ही मैं पूरे देश में इधर उधर वर्कशॉप, क्लासेज, प्रोडक्शन करना, ये सब भोपाल वगैरह यात्रा उन्हीं दिनों जी। हमारी शुरू हो चुकी थी। बंसी कौल जी की संस्था थी रंग विदूषक, उसके साथ मैंने एक प्रोडक्शन किया था मुक्तिबोध की कहानी पे समझौता। अच्छा, वाह। हाँ, वो मैंने उसी समय फ्रीलांसिंग के ही दौर में किया। जी। और वही दौर था जब मैंने एनएसडी में पढ़ाना शुरू किया। हाँ। तो हर साल मैं एनएसडी जाता था क्लास लेने। तो ये सब चल रहा था, चलते चलते 2000 में मैं फिर वापस पटना आया। अच्छा। और पटना आकर फिर संस्था हमारी थोड़ी बीच में डिस्टर्ब हो गई। मैं, जी। होता क्या है ना कि मुखिया जब नहीं होता है तो फिर चीजें तितर बितर हुई। तितर बितर हो जाती हैं। हर दूसरा तीसरा आदमी वहाँ मुखिया बनने लगता है कि मैं ये सब भी हो जाता है, मैं डायरेक्टर। तो फिर मुझे वापस आना पड़ा, फिर संस्था को यूनाइट करके और फिर से काम शुरू किया, तो चलने लगा। उसके बाद अचानक 2010 में, 2000 से लेकर 2010, एक दशक फिर मैंने पटना में रहकर ही, वाह। और अपने ग्रुप को रेपर्टरी वगैरह का ग्रांट वगैरह ये सब लेना, फिर रेपर्टरी को ठीक करना, ढेर सारे प्रोडक्शंस इस बीच में कर किए। और विदेशिया नाटक लगातार चल रहा था, उसका शो हो रहा था। जी। आज की तारीख में विदेशिया के 800 के करीब शोज हो चुके हैं। वाह। तो मोर देन 800 शोज। वाह। तो ये सब चल रहा था। इसी बीच में 2010 में मुझे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की स्थापना हो रही थी, जी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उसका फाउंडर डायरेक्टर बना। अरे वाह। मतलब, और नमक से लेके और क्या वो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ा हुआ। उसको एस्टेब्लिशमेंट स्क्रैच से शुरू करना जिस वक्त शुरू करना पड़ा। और मैं 8 साल तक रहा। अब आपका लगातार हाँ, प्रदेश। 2010 से लेकर 18 तक। वाह। 5 साल का टर्म था, 3 साल का एक्सटेंशन मिला, जी जी। तो 8 साल वहाँ रहा। वहाँ रहने के बाद मेरा सबसे जो मैंने अपने आप को सीखने का एक प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। जी जी। एक तरफ से दूसरे, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, सरकार में रह के आपको जिस तरह से बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, तो वो जानने का बहुत ही नज़दीक से मौका मिला। जी। और उसके साथ साथ एकेडमिक्स को लेकर, पढ़ाने पढ़ाने को लेकर भी। और मध्य प्रदेश का जितना भी इलाका है जो ट्राइबल बेल्ट है, जी जनजातीय इलाके हैं, जी। उन इलाकों में जा कर काम करने का हमको अवसर मिला। अपने विद्यार्थियों, हमने सिलेबस ऐसा बनाया था थिएटर ऑन व्हील्स के तर्ज पे, अच्छा, वाह। कि वो घुमंतू होगा। हाँ इस एक साल की पढ़ाई में हाँ पूरा का पूरा बैच किसी ट्राइबल इलाके में जाएगा हाँ। और वहीं रहेगा, वहीं स्टडी करेगा, वहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का खान पान, रहन सहन, और वहीं पर एक नाटक तैयार करना, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शैली में, वहीं का सारा संगीत, हर चीज़ वही। अद्भुत। तो ये मैंने कम से कम ये जो प्रयोग किया, जी। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा कि बेहतरीन, एक से एक बेहतरीन ट्राइबल बेस्ड नाटक हम लोगों को करने का मौका मिला। इससे सुंदर टैलेंट हंट और क्या हो सकता और हाँ, सीखने को भी मौका मिला। और दूसरा ये, मैंने वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग हमने काम किया कि जो हमारे बच्चे पास आउट होते थे, जी। उनको 1 साल का हमने इंटर्नशिप दिया, वो कोर्स शुरू किया, जिसमें कि आप अपने इलाके में जाइए। एकदम मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी लड़का पास होगा तुरंत बॉम्बे नहीं जाएगा, वो अपने गांव में जाएगा जहाँ से आए हो, वहाँ जाकर साल में 4 नाटक करोगे। अच्छा। हर 3 महीने में एक नाटक तुमको करना है, अपने ही ये आसपास के इलाके में जहाँ भी लगे। और उन चारों नाटकों का रिव्यू होगा हर 3-3 महीने पे। हम उसका ये करते थे, मतलब काउंसलिंग होती थी। जी। और 4 नाटक में से हम सेलेक्ट करते थे। 15 लड़कों को हम इंटर्नशिप दिया, मतलब अच्छा। 25 में जी। 10 लोग ऐसे लोग होते हैं ना कि कोई सिंसियर नहीं है, कोई बिल्कुल ठीक होता नहीं है। है, ये तो 10-15 लोगों को हमने ये बना लिया था। तो 15 यानी कि 60 नाटक साल 8 में, नाटक एक साल। एक साल में हमारे बच्चे अलग अलग इलाकों में जाके कर रहे हैं। और उसमें से बेस्ट जो 10 नाटक होते थे उसको सेलेक्ट करके, हाँ। और उसका फेस्टिवल भोपाल में भोपाल में होता।
और भारत भवन में, चाहे जी, रवींद्र कई। भवन में, यहाँ भी। तो उसका फिर लगातार ये नवागत नाट्य समारोह करके हमने शुरू किया कि नए 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 जो आने वाले। तो वो बड़ा ही का, मतलब कारगर रहा, और उससे लोकप्रियता काफी बढ़ी बड़ी। मतलब ये चर्चा होने लगी कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाना, अगर नहीं जाते हो हाँ, तो फिर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय। क्या बात। तो ये और स्थिति ये होने लगी, चर्चा होने लगी कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के नाटकों का जो स्तर है, हाँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाटकों से या उसके रेपर्टरी के नाटकों के स्तर से हमारा बेहतर होने लगा। क्या बात। ये चर्चा भी ये तो होने बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि। और भारत रंग महोत्सव में लगातार 2-3 साल तक लगातार हमारे स्टूडेंट्स का प्रोडक्शन अरे वाह। भारंग में हुआ, और वहाँ काफी उसको, तो एक तरह से कहा जाए कि मेरे 8 साल के ये जो कार्यकाल था, जी। उसमें मध्य प्रदेश नाटक को काफी काफी ऊंचाई दी। काफी ऊंचाई मिली, काफी उसको हमने हाँ। ये किया। और वहां से फिर 18 में फिर वापस मैं आ गया पटना। फिर कोरोना में फंस गया। हाँ। 2 साल हम लोग फंसे रहे। कोरोना के बाद फिर उभरे हैं, तो फिर से शुरू हो गया फ्रीलांसिंग का काम। संस्था तो है, काम तो चल ही रहा है। एक शेर याद आता है जिसमें कि शायर कहता है कि कर लेता है बसर को दो बियाबा में, कि शाहीन के लिए जिल्लत है आशियां कारोबंदी। जो शाहीन है वो घर नहीं बनाता, वो जहाँ रहता है वही उसका घर हो जाता है, और वहीं पर वो कुछ ना कुछ बना ही लेता है। तो अब फिर से पटना में है, ये सौभाग्य है पटना वासियों का, सबके लिए। मैं एक चीज देखता आ रहा हूं कि 1984 से जो सफर शुरू हो रहा है, जिसमें कई नाटक हो रहे हैं, संगीत हो रहा है, डायरेक्शन हो रहा है, श्री राम सेंटर होते हुए, भोपाल घूमते हुए, वापस अभी पटना की तरफ ये सफरनामा है, और आगे ये बहुत लंबा होने वाला भी है और ये चलता ही रहेगा। लेकिन एक सवाल ज़हन में बार-बार उठता है कि 1984 का पटना, 1984 के पटना का थिएटर, 2025 का पटना, 2025 के पटना का थिएटर, क्या अंतर पाते हैं आप? बढ़िया सवाल है। 84 का जो समय, 87 का जो दशक था, उस वक्त इतनी संस्थाएं नहीं थी, बहुत बिल्कुल। कम लिमिटेड संस्थाएं थी। सतीश आनंद जी के कला संगम था, इप्टा, अंतरंग, या 2-3-4 संस्थाएं और थीं। तो लड़के जो टिक कर एक संस्था में काम करने की जो प्रवृत्ति थी उस वक्त, 5 साल 10 साल एक संस्था में रह कर काम करना कमिटमेंट के साथ, वो मुझे याद है। वो दौर था जब पोस्टर हम लोग साटते थे, हाँ, शहर में घूम घूम कर। टिकट, ये पुश सेलिंग टिकट जो होती थी, जी। और लिथो प्रिंटिंग था उस वक्त था। लिखा। तो रोड, मतलब रात रात भर हम लोग पोस्टर साटते थे, और दिन में नाटक का रिहर्सल होता था। एक कमिटमेंट, जुनून, और एक पैशन बसा। पैशन था उस संस्था में। एक परिवार की तरह बिल्कुल। वो होता था थिएटर। और सब लोग अपना पैसा लगाकर जी। घर से अपना पॉकेट खर्च खुद निकालते थे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि संस्था देगी पैसा, रिक्शा भाड़ा। इवन लड़कियां भी जो आती थी, लड़कियों के साथ ये हम लोगों ने रखा हुआ था कि उनके रिक्शा भाड़ा वगैरह के लिए, चूंकि वैसे भी लड़कियां कम आती हैं, तो उनका रिक्शा भाड़ा हम लोग किसी तरह व्यवस्था कर देते थे। लेकिन लड़के खुद अपना, या जिसके पास साइकिल है वो साइकिल, जिसके पास मोटरसाइकिल है अपना पेट्रोल जला के खुद आता था। और बहुत मुश्किल से हम लोग चाय पिला देते थे। तो और तो कुछ होता नहीं था उसको, तो बिना किसी चीज के, उम्मीद बिना ही उम्मीद के। पैशन के साथ लोग जुड़े हुए थे। एक तो ये फर्क है। अब इतनी संस्थाएं दिखती हैं मुझे, बहुत सारी संस्थाएं दिखती हैं, और अनुदानों के लिए होड़ सी मची सी दिखती है। तो क्या नाटक अब बिहार पटना में अनुदानों पर आश्रित हो चुका है, वो पैशन खत्म हो चुका है, या नियति ने फिर से आपको लाकर यहाँ पटका है कि फिर से वो पैशन जागृत हो? नहीं, वो अब वो दौर नहीं वापस आ सकता है। जी। इसलिए कि मतलब यहाँ का जितना भी रंगकर्मी है, जी। मेरे ही संस्था का हाँ। हर कलाकार, हर रंगकर्मी अलग एक संस्था बना चुका है। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि पटना का 100 में जी। 99% जो है, 90% कहिए, हाँ। लोग संस्था बना चुके हैं अपनी अपनी। हाँ। और सबको प्रोजेक्ट मिलता है। सब किसी न किसी तरह से
आश्रित हो गए हैं अनुदान के ऊपर। बिल्कुल। तो वो कमिटमेंट खत्म हो गया। अब उनको ये भी डर नहीं होता है कि मैं किसी संस्था में, मेरे अंडर में अगर मान लिया कोई लड़का काम कर रहा है, तो वो अगर उसको तुम लेट क्यों आए अगर इतना पूछ दिया, तो दूसरे दिन से हो सकता है नाराज आए, हो जाएगा। नाराज हो जाए, नहीं आएगा। नहीं आएगा। और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो ये था कि संस्था में किसी को निकाल देना, इस डर से लोग कि कहीं उनको निकाल ना दें, हाँ। ये बहुत बड़ी बात मानी जाती। फिर डांट न दें को टाइम पे। हम, मुझे याद है कि प्रेमचंद रंगशाला, बारिश होती थी और सारे लड़के आ जाते थे। अगर कोई नहीं आता था टाइम पे, तो उसी बारिश में लोग बोलते थे पूरे प्रेमचंद रंगशाला को चक्कर लगाओ बारिश में ही। और वो करते थे। करते थे, करके आते थे। अ, ये खौफ था, ये डर था। डर क्या मतलब, ये सम्मान आदर, था। सम्मान, बिल्कुल, रिस्पेक्ट, ये आदर था। और से एक गुरु से सीखने की जो प्रवृत्ति है वो थी उस समय। आजकल कोई सीखना नहीं। अभी दूसरा बदलाव आ गया है कि मंचों पर गुरु मान लेना है, लेकिन पीछे में वो आदर नहीं है। नहीं, आदर नहीं है। और गुरु, अब एक गुरु नहीं रह गए हैं, कई गुरु हो। कई गुरु हो गए हैं। तो इसलिए वो न 3 में है न 13 में है, हाँ। उसको कहा जा सकता है। तो एक गुरु के साथ रह के कम से कम 5 साल तो उसके साथ बिल्कुल। काम करो। उसके बाद फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए तो किसी दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ। अगर तुम उससे बेहतर कोई गुरु मिलता है तो यहाँ तो हर बंदा एक डायरेक्टर बना बैठा हुआ है। सभी डायरेक्टर। हाँ, तो अगर उसको बहुत ही खराब भाषा में बोलूं तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, कहा गया। अंजामे गुलिस्तां क्या गुलिस्तां क्या होगा। बेशक। तो ये अंतर है। मुझे ये बातें सुनकर ग्रीक माइथोलॉजी का वो कैरेक्टर जियस भी याद आ रहा है। सारे ग्रीक गॉड्स जियस की ही संतानें हैं और जियस से ही इंद्र भी लड़ते ही निकलते हो। हैं। तो हमारे पटना थिएटर के जियस आज हमारे साथ बैठे हैं और इनके साथ हमने इतनी और एक बात जो अभी रह गई और ये सबके साथ रह जानी चाहिए, बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। और आपका ये कहना कि अब वो दौर वापस नहीं आएगा, इतने कन्फर्मेशन के साथ, इतनी शिद्दत के साथ इस बात को कहना, कहीं न कहीं उस पीड़ा को भी दर्शाता है कि शायद वो चलन अब ख़त्म है, वो पैशन अब ख़त्म है, तो उसको पुनर्जीवित करने की ज़िम्मेदारी मुझ पर है, आप पर है, हम सब पर है। तो वो बिल्कुल उसको निभाना होगा शिद्दत से और वो दौर फिर से वापस लाना होगा। इससे बेहतर उपहार, इससे सुंदर गिफ्ट ऐसे महान कलाकार के लिए जिसका इतना बड़ा सफ़र है और कुछ हो नहीं सकता। जो बातें निकल कर आई अब तक की बातों से, वो ये कि पैशन की कमी है। क्या हम वापस उस दौर की तरफ लौट पाएँगे? हाँ, शायद लौट सकते हैं, कुछ चीज़ें और चाहिए होंगी। विधाएँ, उनको किस तरीके से और बेहतर तरीके से प्रस्फुटित करने का माहौल बनाया जा सके। भविष्य में पटना का थिएटर कैसा हो और जैसा भी हम सोच रहे हैं, उस दिशा में बढ़ने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है, ये सब जानेंगे इस महान कलाकार के साथ जिसने हमें इतना वक्त दिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ उपस्थित होने के लिए। अगली कड़ियों में हम इन सभी विषयों पर बातें करेंगे, विधाओं पर बातें करेंगे। अभी तक की बातें आपकी जीवन यात्रा, आपके जीवन विज्ञान पर थी, जिसकी की आवश्यकता थी। अब बातें शायद बेहतर समझ में आए। तो इंतज़ार करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं।